जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। तो अगर ये जी एक धमाका हो गया यहाँ पर, ठीक है, कि ये पहली बात तो ये थी ना जी, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इफ अबव 5 आर परचेज्ड देन कैपिटलाइज, ठीक है जी, याद रह जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों जो अदर्स हैं, अदर्स जितने भी बाकी जो आप इंटरनली जनरेट करते हैं, ठीक है, बेसिकली ये जो आप इंटरनली जनरेट कर रहे होते हैं इंटेंजिबल, ये 2 फेजेस से होकर गुजरते हैं। इंशाल्लाह इसकी तफसील अब कल पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी खूब करेंगे, ठीक है। एक रिसर्च फेज़ है और दूसरा डेवलपमेंट फेज़ है। तो जो भी आप इंटरनली जनरेट करेंगे इंटेंजिबल, वो इन 2 फेजेस से होकर गुजरेगा, ठीक है जी। आपने रिसर्च स्टार्ट की, थोड़ा हाथ पांव मारने के बाद लेबॉर्ट्री के अंदर आप वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, कोरोना की तजर्बे कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है, किसी तरफ जब लगते हैं जाकर थोड़ा सा उम्मीद नज़र आती है, तो फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब रिसर्च फेज़ तो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने की तरह से होता है, और फिर वहाँ से थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है तो डेवलपमेंट फेज़ शुरू होता है। अब डेवलपमेंट फेज़ के अंदर रिसर्च फेज़ के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं उनको आपने हमेशा क्या कर देना है, एक्सपेंस आउट, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है ये एक लंबा अरसा चल रही होती है, और स्टैंडर्ड ने 6 क्राइटेरिया लिख दिए कि अगर वो 6 क्राइटेरिया उसने लिख कर बता दिए स्टैंडर्ड ने, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 चीज़ें पूरी हो जाएं तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट कर गई है। इससे पहले वाली डेवलपमेंट फारिग डेवलपमेंट थी, बुरी डेवलपमेंट थी। 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद वाली अच्छी डेवलपमेंट है। तो जब 6 क्राइटेरिया मीट ना हो, अगर नहीं मीट कर रहे, तो फिर आपने डेवलपमेंट में होने वाले खर्चों को भी एक्सपेंस आउट। खर्चे किस तरह के होते हैं, क्या साइंस होती है, ये असल में मैं कल ही करवाऊंगा। ये बात मेरे करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ना इस टेबल को ज़रा पूरा करना चाह रहा था ताकि थोड़ी पिक्चर सामने क्लियर हो जाए। वरना ये वाली जो बात है ये आपने ज़्यादा जहन पे जोर नहीं डालना, ये इंशाल्लाह कल मैं तफसील से समझाऊंगा। फिर इसके हम 2-3 सवाल करेंगे, तब जाके हमारी तसल्ली होगी, ठीक है। फिलहाल तो सिर्फ ये टेबल मैं पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर 6 क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं, 6 क्राइटेरिया आर मेट, तो फिर डेवलपमेंट को आपने क्या कर देना है, कैपिटलाइज कर लेना है यहाँ जाकर कहीं। तो ये बड़ा मुश्किल खाता होता है। तो अगर आपने किसी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल को कैपिटलाइज करना है ना जी, तो उसका मतलब ये है कि रिसर्च के फेज़ का खर्चा एसेट नहीं बनेगा। डेवलपमेंट में भी 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले का खर्चा ये एसेट नहीं बनेगा। जब ये मीट हो जाएगा तो उसके बाद जितने खर्चे हैं उसकी एंट्री इंटेंजिबल, डेबिट, कैश वगैरह क्रेडिट कर लेना, और जब इंटेंजिबल बन जाए तो फिर इंशाल्लाह उसको मोनेटाइज भी करेंगे कल, ओके, ठीक है। तो ये ज़रा पिक्चर आपकी पूरी हो गई। यहाँ पे इसको रोक कर मैं IS 36 की रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ, तो किसी ने नोट करना है तो कर लें। वैसे मेरे ख्याल में अगले सफ़े के ऊपर ये बना हुआ होगा, अगर इसी तरह से नहीं है तो कोई प्लस माइनस करना है तो कर लो, वो तफसील और लिखी होगी शायद, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें इधर से ना पढ़े अभी, क्योंकि इसमें इम्पेयरमेंट भी है। नहीं वो तो अगले सफ़े पे है यहाँ पे। अच्छा, इस टेबल में अगर आप ये पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में आना है। जब कंसोलिडेशन पढ़ लेंगे तो ये आपको तब समझ आएगी, ठीक है। आप सिर्फ सेपरेट एक्विजिशन, ये वो जो मैंने परचेज़ लिखा, ठीक है, और तफसील ज़रा लिख दी है कि कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है। और उसके बाद इंटरनली जनरेटेड के अंदर एक्सपेंस आउट भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो इंटेंजिबल है ही नहीं, उन्होंने कहा, ठीक है ना। तो रिसर्च को एक्सपेंस आउट करना होता है। डेवलपमेंट में नॉट मीटिंग कंडीशंस ऑफ पैरा 57, वो जा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी तो सिर्फ बताया 6 क्राइटेरिया है, ठीक है। तो फिर एक्सपेंस करना, और जब मीट कर जाए क्राइटेरिया तो कैपिटलाइज करना है, ठीक है। इसको भी छोड़ें, ये समझाऊंगा जब बारी आएगी, तो इसको भी छोड़ दें। ये वैसे यही पढ़ लेना, पता ही है, यही तो समझाना है कल,
कि क्या कॉस्ट होती हैं उसकी जो रिसर्च के दौरान चल रही होती हैं, वो बात कल समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो वहाँ पे मैंने स्टार लगा की थी वो ये लिखी है कि अगर ये 5 जो हैं ये आपने परचेज़ किए हैं तो फिर इनको भी क्या कर लो, कैपिटलाइज कर लो, ठीक है। तो ये वही बात है मोर और लेस, आपने इसकी पिक्चर अगर लेनी है तो ले लें, वैसे ये वाली बात वहाँ पे भी लिखी हुई आपको नज़र आ ही रही है, ठीक है। तो IS38 काफ़ी आज पहला दिन है, ऐसे आपकी शक्लें अब बनने लग गई, ठीक है। प्रैक्टिस इसकी कल करेंगे। अब IS36 की तरफ जाते हैं, इम्पेयरमेंट को थोड़ा रिवाइज़ करते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, वहाँ पर कौन से एसेट्स की इम्पेयरमेंट होती थी? PPE की, फिक्स एसेट, प्लांट इम्पेयर हो रहा है जी, बिल्डिंग इम्पेयर हो रही है जी, तो यहाँ पे इंटेंजिबल भी इम्पेयर होंगे। तो फिर ज़रा रिवीजन हो जाए ना, IS36 भूला ना पड़ा हो। इम्पेयरमेंट कैसे होती थी, कैलकुलेट कैसे करते थे, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी, उसके एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पर, फिर आपको छुट्टी दे दूँगा, बस और कुछ नहीं करना आज, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना आज, पहला दिन है, मेरा भी ज़रा रनिंग है ना, तो पता है पहला रोज़ा पढ़ाते हुए है, तो थोड़ा 1 दिन 2 दिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता फिर टाइम बढ़ाते जाएंगे, पढ़ना बढ़ाते जाएंगे, हैं। आज थोड़ा कम, कल इंशाल्लाह को 1.25 घंटे पढ़ लेंगे, परसों से इंशाल्लाह 2 घंटे पूरे हो जाएंगे फिर, ठीक है। बाकी आप फ्रेश बैठे देखें, रोज़े के अंदर एक अच्छी चीज़ क्या है, रोज़े से हाफजा तेज़ होता है। तो आप लोगों को ये अच्छी बात है, ये इस टाइम में जो आप पढ़ रहे हैं ये आपको अच्छे से याद होगा इंशाल्लाह, बस खूब शौक़ से आएँ। नींद कोशिश करें कि रात को कुछ हो जाया करे, मतलब और नहीं तो तरावी के बाद आप सो जाया करें, आप दिन में कोशिश करके पढ़ा करें, ठीक है। कोशिश किया करें कि नींद कुछ हो जाए, वरना कुछ भी नहीं तो 12 से 4 तो कम अज़ कम सो के आया करें। उसके बाद सहरी के बाद फिर घंटा सो लिया करें अगर सोना ही हो तो। लेकिन ये कि 6-7 घंटे बस पूरे कर लिया करें टुकड़ों में, पर रात की नींद थोड़ी सी ज़रूर रखा करें, ठीक है। सहर से पहले उठ जाया करें, थोड़ा उससे ज़रा फ्रेश होंगे आप क्लास के अंदर। बाकी यहाँ से जाके पै जाना, फिर नमाज ज़ोर पढ़ के असर तक सोना, 2-2.5 घंटे सुकून से, कोई मसला नहीं, ठीक है। वो उसके बाद है तो फिर असर के बाद सो जाना कहते सोते नहीं है उस वक्त, नहीं तो बस उसमें यही है ना, फिर आप अपने निज़ामुल औकात को ज़रा सही कर लो। आप सहरी के बाद नमाज से पहले आधा पौना घंटा पढ़ो घर पे जो पढ़ना होता है, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इस पहले 20 दिन जो 22 दिन जितने भी आ रहे हैं रमज़ान में हमारे, मैं मिनिमम होमवर्क रखूँ, ज़्यादा काम हम यहाँ कर लें, मिनिमम होमवर्क के साथ चलेंगे, कोशिश यही होगी। तो आप आधा घंटा सहरी से पहले अगर, या चलो सहरी आप उठ के मुश्किल ही जाते हो, तो सहरी के बाद नमाज के बाद घंटा 1.5 बन जाता है, वो आप पढ़ लो। उसके बाद फिर आप जो है वो मगरिब के बाद इशा तरावी से पहले तक घंटा होता है, उस वक्त तो फ्रेश होता ही है बंदा, वो पढ़ लो। तरावी से आगे घंटा 1.5 पढ़ा जा सकता है। उसके अलावा बाकी सारा दिन है ना, सोनदा है, इबादत है, करी जाओ, ठीक है। कोशिश करनी है कि टाइम निकालते रहें आप। इस महीने के अंदर अगर आप डेली, वैसे तो आपको ऑफिशियली तो 1.5 से 2 घंटे हर रोज़ चाहिए होंगे इस सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके। लेकिन इस महीने में अगर आप पौना घंटा भी निकाल रहे हो ना, इंशाल्लाह उसमें भी बड़ी बरकत होगी। पौना घंटा भी निकाल रहे हो तो आप बहुत बरकत पड़ेगी उसमें, निकालना ज़रूर है, ढीला नहीं छोड़ना है इसको, ये बता रहा हूँ मैं। आपने IS38 को देख लिया है, वो हर अटैम्प्ट के अंदर आ रहा है, तो ये ना समझना कि वो खाना पूरी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, बस यहाँ पे टॉपिक पूरा किया जा रहा है जी, रोज़ों के अंदर बुला के बस टोटल पूरा कर रहे हैं। नहीं भाई, आप खुद देखें, ये अभी आपको इसीलिए दिखाया भी इसीलिए था। IS38 रेगुलरली टेस्ट होने वाला टॉपिक है और वो हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। और ये अलग से टेस्ट होता है और इसकी आगे सिग्निफिकेंस अलग भी है। IS12 में इसकी एडजस्टमेंट आ रही है, फाइनल अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट आ रही है, आगे टॉपिक्स के अंदर इसकी एडजस्टमेंट भी पड़ी होती है, इंटीग्रेटेड टॉपिक्स के अंदर डाल देता है। तो ये भी मतलब PPE की तरह से ही है, ये भी हर जगह आलू हर सब्ज़ी के साथ, तो ये वो बड़ा मसला है इन टॉपिक्स का, तो ये ध्यान से करने वाला है, ठीक है। चलें जी, IS36 वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूँकि IS38 इंटेंजिबल एसेट्स में भी इम्पेयर होना है, तो इम्पेयरमेंट की ज़रा रिवीजन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, वैसे हैंड आउट में है, वैसे किताब जिनके पास है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में ये पहला क्वेश्चन होगा, यही है, ज़रा देख लो, दूसरा तो नहीं है ना, पहला है। अच्छा, ये क्वेश्चन की शायद फिगर्स बदली हों, वरना कोशिश यही की थी जब FR1 जिन बच्चों को, वैसे वो बच्चे जिन्होंने FR1 मुझसे नहीं पढ़ी वो हाथ खड़ा करें ज़रा, परेशान नहीं होना ज़्यादा, वही ने परेशान नहीं होना। हमने बस ये इसलिए मैं कह देता हूँ कि हमने इस तरह से काम किया था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बच्चों को आ जाए। बाकी जो बात भी इंट्रो की भी अगर मैंने बैड एंड डाउटफुल डेट यहाँ पर यूज़ करना है, FR1 से ज़्यादा यूज़ करना है,
FAR 2 में, तो मैं वो आपको इंशाल्लाह रिवाइज़ करवाऊँ। ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ भी आएगी आपको एक रूल अगर यूज़ करना है हमने, उसको अगर हम लेकर आएंगे तो ठीक है। इंट्रो जितना टाइम नहीं है, FAR 1 जितना भी नहीं, लेकिन टाइम बहरहाल होगा, थोड़ा हो जाएगा। एक क्लास में 20 मिनट में, अगर पहले आपने 2 क्लासेस के अंदर वो पढ़ा था FAR 1 में, इवन इंट्रो में पढ़ने के बाद भी, तो यहाँ पे भी आपको आधा घंटा फिर भी लगा के समझा दिया जाएगा। आप पढ़ते हुए जाएंगे सारी चीज़ें इंशाल्लाह, वो मसला नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ नज़र ज़रूर आएगी कि जितनी इंट्रो यहाँ पे यूज़ होनी है उतनी शायद FAR 1 में भी यूज़ नहीं हुई थी। अच्छा, अल्लाह दी मर्ज़ी। तो बहरहाल मैं आज ये कर रहा था कि आपके उस्तादों ने जिस तरह के सवाल आपको करवाया था 136 में, मैंने भी कोशिश यही की थी बच्चों को सिर्फ फिगर्स बदल कर सवाल भी जैसे ही नज़र आए। तो ये FAR 1 की तरह का ही सवाल है। बेसिकली ये रिवीजन है। अब आखिरी के 20 मिनट में मैं आपको ये आयत 36 रिवाइज़ कराना चाह रहा था, ठीक है। तो आयत 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड जो था, तो अच्छा जी, आपको कुछ याद है कि इम्पेयरमेंट कैसे निकलती थी? दो चीज़ों को कंपेयर करते थे। एक होती थी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकला करती थी? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड, कॉस्ट जितने का खरीदा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं डेप्रिसिएशन ही लिख रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि ये सवाल के अंदर टेंजिबल एसेट ही है, उसी से रिवाइज करवाया जा रहा है। फिर अगर ये इंटेंजिबल होता तो अमोर्टाइजेशन आ जाती, लेकिन अभी तो मैंने वो लफ्ज़ ही नहीं बोला, कल बोलूँगा। अमोर्टाइजेशन के रूल्स यहाँ पे थोड़े से मतलब थोड़ा डिफरेंट है, इसके कुछ लगे बंदे रूल्स हैं, वो पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो बुक वैल्यू को हम कंपेयर किया करते थे। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट इज़ हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अगर आपके पास कोई एक एसेट है, मिसाल के तौर पे ये गाड़ी है, या मिसाल के तौर पे मुर्गी है, इवन एसेट है ना, या कोई भी और एसेट, ठीक है, तो वो एसेट आपको दो तरह के फ़ायदे किसी भी वक्त दे सकता है। या आप उसको आज ही बेच दें, या आप उसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा लें, ठीक है। पढ़ाई ज़्यादा तो नहीं हो रही, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बस आप दो तरह के फ़ायदे ले सकते हैं किसी भी एसेट से। आज ही उसको मुर्गी है आज ही बेच दें, नहीं, हाँ ज़िबा करके बेच दें या ज़िबा करके खा जाएं, अपनी होनी चाहिए, शर्त ये है। आप आज ही उसको बेच दें, या आप उसको अपने पास रखें, दाना दुनका डालें, वो अंडे देगी, वो अंडे बेचें। आप भैंस आपने रखी हुई है, आप आज ही उसको कसाई को बेच आएँ, या आप उसको रखें, पट्ठे पुट्ठे डालें, दूध निकालें और दूध बेचें। आपने एक कार रखी हुई है, वापस आते हैं, ठीक है, आपने हाँ, तो हम IS 41 के अंदर पढ़ेंगे ना, ये सारे जानवर भी हमने पढ़ने हैं, ऐसी नहीं है। ये अकाउंटिंग आप क्या समझते थे, एग्रीकल्चर का पूरा स्टैंडर्ड है और ज़बरदस्त। मेरा बहुत फेवरेट है, मैं खुद पता है पेंडू आदमी हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ही वही वाला स्टैंडर्ड है पूरे FAR 2 में, मेरा मोस्ट फेवरेट, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, वी विल इंजॉय, ठीक है। वैसे तो सारा ही FAR 2 का सिलेबस बहुत आसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, सिर्फ चीज़ें ज़्यादा हैं, रोज़ आए जाओ। आपको हर टॉपिक के एंड पे, स्टार्ट में एंड पे मैं पूछ लिया करूँगा, बताओ भी कोई मुश्किल है इसमें। हम मैक्सिमम नहीं, तकरीबन सारे मैक्सिमम पास पेपर्स करेंगे इसके इंशाल्लाह, तो मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल सिर्फ ये आपको रोज़ आना। अब जैसे रमज़ान चल रहा है, अब पहले 1-2 दिन तो जज्बात में आके आप लोग आ गए माशाल्लाह, हिम्मत करके, हैं जी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा आज भी कम आए हुए हैं, कुछ लोगों ने समझा होगा कि आज तो गपशप ही लगेगी, लग गई गपशप, होगी कहानी उनकी यहीं पे पूरी, पहले दिन ही। तो आप लोगों ने बस हिम्मत करके रोज़ आते रहना है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। हाँ, छुट्टी करेंगे तो फिर ज़रा भी आसान नहीं है, फिर तो एक आग का दरिया है और डूब ही जाना है, डूब के जाना नहीं, आगे निकल नहीं सकना, फिर छुट्टी नहीं करनी, ओके। अच्छा, कहाँ थे हम?
हाँ गाड़ी पे पहुंच गए थे। गाड़ी है आपके पास, गाड़ी को आज ही पे बस आपने एक बस आपने एक रखी हुई है, ठीक है, बस चलती। भाई आप कहाँ से हैं? हाँ हाँ अच्छा, अल्लाह जानता है मेरे मुंह में सियालकोट ही था आने वाला कि सियालकोट से लाहौर गाड़ी चलती है भाई की। अल्लाह की तरफ से भाई सियालकोट शहर के हैं आप? समड़ियाल। अच्छा आप कहाँ से हैं भाई? अच्छा आप लाहौर के हैं। तो ये दोनों ने पार्टनरशिप के अंदर एक बस चलाई हुई है लाहौर से समड़ियाल, ठीक है। समड़ियाल से सुबह 5 बजे पहला टाइम, और लाहौर से दोपहर को शाम को 5 बजे वापसी। एक बार ये बस आती है और जाती है, ठीक है। इनके गांव से ये एक ही टाइम चलता है, ठीक है। अब ये इनके पास एक एसेट है, भाई नाम क्या आपका? शहरयार भाई की, शहरयार एक्सप्रेस, ठीक है। अब ये शहरयार एक्सप्रेस जो है, हंसने की कोई बात नहीं है इसमें वैसे, ठीक है ना। हाँ मतलब कोई करोड़ 1.5 करोड़ की गड्डी होनी है, तुम देखा है कभी? उन्होंने गाड़ी रखी हुई है, ऐसी टाइम है उसके पास, कारोबारी आदमी है वो, हैं। आप लोग हंस रहे हैं इस बात के ऊपर। चलो यार छोड़ो शहरयार, तुम छोड़ो, कोई बात नहीं है। तो अब ये बस जो है, इससे शहरयार भाई 2 तरह के फ़ायदे ले सकते हैं। आज ही इसको बेच दें, या इसको अगले कई साल तक, जब तक कि वो चल सकती है, ठीक है, यानी यूज़फुल लाइफ, याद है कुछ यहाँ अपनी यूज़फुल लाइफ के ऊपर इसको चलाएं और चला के इससे फ़ायदा लें। क्या फ़ायदा लेंगे? पैसे, किराया आएगा, सवारियां बैठेंगी, किराया आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है वो किराया जो है वो कमाने के लिए उनको कुछ किराया डाल जो है वो जाना भी है, पेट्रोल डीजल डालना पड़ेगा, टोल टैक्स होगा, ड्राइवर, मैं ड्राइवर रखा हुआ इन्होंने मुझे, ठीक है, मैं ड्राइवर की सैलरी होगी। तुम लोग हंस रहे थे ना, देख लो अब, ठीक है। तो कारोबारी आदमी ने तो अकाउंटेंट को ड्राइवर ही रखा होता है ना, ठीक है। तो ड्राइवर ने मुझे रखा हुआ, मेरी तनख्वाह देगा। उमैर, दूसरा उमैर भाई हैं, इनको कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये सारे खर्चे ये करते हैं, इनको इनफ्लोज भी हो रहे हैं, आउटफ्लोज भी हो रहे हैं। वो मुर्गी को भी दाना डालेंगे तो वो आउटफ्लो ही है। भैंस के लिए एक मुलाजिम रखेंगे, खुद तो नहीं, पट्ठे काटने जाएंगे, ठीक है। तो वो मुलाजिम की तनख्वाहें हैं, वो चारे का, खल का, इन सब चीज़ों का खर्चा है। तो ये आउटफ्लोज इनफ्लोज चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी एसेट जो है ना, वो आपको 2 तरह के फ़ायदे दे सकता है। आप उसको आज ही बेच दें, ये होगा वो वैल्यू इन यूज़। एंजन करी जान दो, इधर दे देखो यार, देख के बात करो ना। यूज से आने वाली वैल्यू वो तो नहीं होगी कि आज ही बेच दें, वो क्या होगा फिर? फेयर वैल्यू। कॉस्ट टू सेल का मतलब ये है कि बस को मंडी तक ले जाने के पैसे, सॉरी, हाँ बस वो वैसे कुछ इलाकों के अंदर ना, पता है आपको, गाड़ियों की भी मंडियां लगती हैं आजकल, ठीक है। तो भैंस को मंडी में ले जाकर बेचेंगे तो लेके जाने का खर्चा, कॉस्ट टू सेल, ठीक है। बस जो है वो पेशावर में अच्छी बिक जाएगी। अब यहाँ से हम बेचने गए पेशावर, तो जो जाने का फ्यूल लगा, कॉस्ट टू सेल। कोई कमीशन देना पड़ गया, कॉस्ट टू सेल। समझ आ रही है ना। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल क्या है? अगर आज हम बस को बेच दें, शहरयार भाई अगर आज बस को बेच दें तो वो कितने पैसे देगी? लेस कॉस्ट टू सेल, जो उसको सेल करने का खर्चा ज़रूरी वाला है। जो मिसाल के तौर पर, जैसे मैं आसान मिसाल दी, कमीशन किसी एजेंट को देना पड़ता है, वो आगे बिकवाता है, ठीक है। तो उसने 1% पर सेल कमीशन रखा हुआ है। ट्रांसफर फी वगैरह देखेंगे जी, फिलहाल सादा रख लेंगे बात को, ठीक है। कॉस्ट टू सेल में, कॉस्ट टू सेल पढ़ाऊंगा आपको कि कॉस्ट सेल में क्या कुछ आ सकता है, ठीक है। फिलहाल आज पहला दिन है, तुसी होर पासे टुर पो, ठीक है। हेडिंग बता दी बस, कॉस्ट टू सेल जो जरूरी खर्चा, 1-2 मिसालें भी बता दी आपको, बल्कि एक मिसाल फिलहाल कमीशन, ओके। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, आज फायदा कितना देगा, या चलाई जाएगा बस, तो इनफ्लोज भी होंगे, आउटफ्लोज भी होंगे, ठीक है। अब वैल्यू इन यूज क्या है? जो इस्तेमाल से फायदा आना है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब सवाल की तरफ आते हैं। 31 दिसंबर 2015 पे, सॉरी, शहरयार परचेज अ बस कॉस्टिंग 500 रुपए की, वो प्लास्टिक वाली नहीं है, आगे मिलियन हम अज्यूम कर लें, ठीक है। 500 मिलियन ज़्यादा नहीं हो गया? चलो, पता नहीं केड़ी बस है ये, उड़ती भी है। हमारी मर्जी, हमारी 500 मिलियन की है, 500 बिलियन की बस है, तुम्हें इससे क्या? पहले तुम हंस रहे थे ना हमारी बस पे। हाँ, तुम लोग वैसे इमरान खान कहते हो ना। अच्छा सुनो, अच्छा वापस आओ। A company purchased a bus costing 500 on यकम जनवरी 13। इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 साल चलना था इसने, ठीक है। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल।
ऑन 31 दिसंबर 15। ओ माय गॉड शेयर यार भाई, कोई और है सियालकोट का? कोई और है? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद एक्सप्रेस भी आ गई। ओ माय गॉड। और इन्होंने उसके पास वो डाइवो बस थी, ये यूटोंग लेके आ गया। यूटोंग वो बड़ी ऊंची चाइना वाली है, चाइना वाली। अब देखो भाई, शहरियार को टेंशन होगी कि नहीं? टेंशन होगी कि नहीं? क्या टेंशन होगी भाई? एक तो उस रूट के ऊपर अब एक और बस आ गई, सवारियां कुछ वैसे कम, फिर वो नवी चंगी गड्डी शशके वशके हैं, तो डर तो पड़ गया अब शहरियार को। ठीक है, अब जब भी इस तरह को आपने पढ़ा था FAR 1 में, इससे ज़्यादा इस तफसील में जाना नहीं, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर्स होते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, जिसकी बेस के ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया जाता है। ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की बात हो रही है, उन इंडिकेटर्स की डिटेल में मैं ना जाऊँगा, ना मुझे ज़रूरत है, कहीं ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगा। बहरहाल ये एक इंडिकेशन है, कंपेटिटर आ गया, मोहम्मद एक्सप्रेस भी आ गई, यूटोंग लेकर आ गए वो। अब डर है कहीं, जो हम सोच रहे थे शहरियार और मैं, कि हमारा ये एसेट हमारे अगले जो 13, 14, 15, 3 साल गुजर गए, हम ये सोच रहे थे कि अगले 2 साल में इससे जो हमें फ़ायदा आना है, शायद अब वो उतना फ़ायदा ना आ सके। तो एक इंडिकेशन है, इम्पेयरमेंट टेस्ट से अपने एसिड को, बस को गुजार लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अब बस ठीक है, मोहम्मद एक्सप्रेस अब साइड, ये डराने आया था बस, अब ये साइड पे ही अपने घर, हम अपने घर, हमें अपनी बस के साथ ही अब मसला है। हमें अपनी बस के बारे में रिक्वायरमेंट तो पड़ी नहीं की कह रहे हैं, इम्पेयरमेंट लॉस अगर कोई है तो 31/15 में हमने निकालना है। किसका? ये तो नई बस लेके आया भाई, ये तो डराने आया था, साथ इसने अड्डे के साथ अड्डा खोल लिया है। बस ये अब अपने घर अपना हिसाब रखे, अपनी बस जितने खरीदी, अपने पैसे, अपनी सवारियां, वो हमारा मसला जो पढ़ना था हमें वो पड़ गया है, हमें जो टेंशन पड़नी थी वो पड़ गई है। अब हमने अपने इस एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। तो 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। नंबर 1 बुक वैल्यू, नंबर 1 बुक वैल्यू, नंबर 2 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नंबर 3 वैल्यू इन यूज। बुक वैल्यू अलग और बाकी 2 चीजों से यूज करके रिकवरेबल अमाउंट निकलेगी, और फिर इन दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे हमारे एसिड की मत मारी गई या बच गई। ठीक है, तो सवाल को पढ़ते जा रहे हैं जी। तो बड़े देर हो गई है, बोर्ड रो रहा है, बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या, उसने क्या कहा है जी, कैलकुलेट करो इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस निकालने के लिए हमें करना पड़ता है एसिड को इम्पेयरमेंट टेस्ट से पास, इम्पेयरमेंट टेस्ट से एसिड को गुजारना पड़ता है इम्पेयरमेंट लॉस निकालने के लिए। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट एक वर्किंग है। अब ये ना चले, फिर देखना तुम अपना हाल। इम्पेयरमेंट, जरा एड वालों बताना, अब माजरत ये जो लिखा गया, अब ये तो लिखा गया दो यार, वो एंड वालों को नज़र ही नहीं आता। वैसे ये फॉन्ट ज़रा बता दो, गुजारा हो जाएगा? ये मार्कर दोनों सही नहीं निकले, जो तुमने ताज़ा भरे नहीं थे। किसका टाइम हो गया, ज़रा खड़े हो जाए, बता दें किस किस का हो गया है, और बताओ ना, हूँ नसदे क्यों हो, दसो किसका टाइम हुआ है? फैसलाबाद वाले का तो नहीं हुआ? डर गए ने, हूँ आओ ना सामने, आओ ना, हूँ कितना हो गया टाइम? ये मैंने करवा के भेजना है, जिसने जाना है वो जाए, चुप करके बैठो, रोज़ा लगना शुरू हो रहा है मुझे। आसान चीज़ है भाई, आसान चीज़ है, प्लीज़ देखें। ठीक है, ज़रा बोर्ड पे ज़रा पता है आपको, अभी ज़रा आई सेट होते हुए टाइम लग रहा है ना जी। बुक वैल्यू हमें चाहिए 31 दिसंबर 2015 की। ठीक है, अब 500 का एसेट खरीदा था, उसकी लाइफ 5 साल थी। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल लग रहा है मुझे। 500 कॉस्ट है माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, 500/5 × 3। भाई ये आपको मैंने कहा कि मार्कर नहीं चल रहे, आप चेंज करें, इसका मतलब है। खुदा के बंदे क्या करते हो यार तुम, हैं? मतलब कि
सहरी वाली नींद से निकले ही नहीं होंगे। हाँ जी, अब इसका आंसर आता है 300। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। कॉस्ट माइनस दिस इज इक्वल टू, ये जनाब 200 रुपये आ गए। ठीक है, ये बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, जो मर्जी कह लें। अच्छा, उसके बाद इसको कंपेयर किससे करना है? अब रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें हमें चाहिए, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दूसरा वैल्यू इन यूज। तो रिकवरेबल अमाउंट हमें चाहिए, ये कैसे निकलेगी? ये कैसे निकलेगी? इट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, माजरत। अगर रिक्वायरमेंट हो मेन तो आपने एब्रीविएशन यूज नहीं करना, ठीक है, वर्किंग में चल जाता है। ओके जी, अब सवाल में वो कहता है ऑन 31 दिसंबर अ कंपेटिटर केम, सो वी डिसाइडेड टू चेक आवर बस फॉर इम्पेयरमेंट। ठीक है, फॉर इम्पेयरमेंट ऐसे नहीं चाहिए, फॉर इम्पेयरमेंट होना चाहिए था। खैर चले, ऑन 31 दिसंबर 15, पहले ये पॉइंट 4 पढ़ो। इफ वी सेल बस टुडे, दैट इज 31 दिसंबर 15, तो फेयर वैल्यू 130 है और कॉस्ट टू सेल 14। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 130 माइनस 116। ठीक हो गया? नेक्स्ट, अच्छा वैल्यू इन यूज क्या है? वैल्यू इन यूज हमने कहा था इस्तेमाल करने से जो फायदा आएगा उसकी वैल्यू। एक है बेचने से जो फायदा आना है उसकी वैल्यू, दूसरा है इस्तेमाल से जो फायदा आना है उसकी वैल्यू। अब मामला क्या है? मामला कुछ इस तरह से है जी कि हमारे इस एसेट की लाइफ जो थी वो 5 साल थी, जिसमें से 3 साल गुजर चुके थे, और ये एसेट है जिसकी हमारे पास बुक वैल्यू इस दिन अभी अभी आपने निकलवाई है, कितनी है? और इसी दिन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें दे रहा है ये, वो कितनी निकली है जी? यानी कि बुक वैल्यू भी, यहां पे मैं जरा डेट ना लिख दूं पहले, 31 दिसंबर 15 है, ठीक है ना? इस दिन खड़े होकर ये बुक वैल्यू कितनी है? 200, और इसी दिन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी हमें उसने दी हुई है 116। ठीक है, अगली बात आगे वो कहते हैं, ये तो होगी ना बात अगर हम आज बेच दें तो, ठीक है, लेकिन वो कहता है अगर बेचे ना तो क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएंगे? कैश फ्लोज। लेकिन कब की बात हो रही है ये फ्यूचर की, ये इस अगले 2 साल के अरसे में अगर इस्तेमाल करेंगे तो कैश फ्लोज आएंगे। ठीक है, अब इफ वी सेल बस टुडे, दैट इज ऑन 31 दिसंबर 15, सॉरी ऑन 31 दिसंबर 15, फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। 70 रुपये किराया आएंगे हर साल। फ्यूचर कैश फ्लोज एनुअल इनफ्लोज हैं, एनुअली 70। खामोश हो तो एंड पे अज्यूम करना है पीरियड के, एंड पे ही होगा आपके लेवल पे। बीएफडी के अंदर जाके फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में स्टार्ट एंड होता रहता है, लेकिन यहाँ पर एंड पे ही होगा, खामोश ही होगा। आपने हमेशा पीरियड के एंड पे समझना है। पहले साल के अंदर 70 रुपये का इन्फ्लो है तो पहले साल के एंड पे अज्यूम करना है हमेशा। ठीक है, ओके, इकट्ठा। हालांकि वो सारे साल आते रहे होंगे, लेकिन आपने इस काम के लिए, इस डिसीजन के लिए आपने इसको ईयर एंड के ऊपर ही अज्यूम करना है हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं इसकी। ठीक है, अनलेस कि वो किसी दरमियान के पीरियड में खड़े होकर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगवाया और उस दिन का वो जो है वो कैश फ्लो दे दे, वो अलग बात है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होगा। तो इनफ्लोज 70 होंगे और आउटफ्लोज यानी कि 70 रुपये इनफ्लो, 15 आउटफ्लो, 55, फिर 70 इनफ्लो, 15 आउटफ्लो, यानी 55। ये समझ आती है बात? तो अच्छा, अब एक छोटा सा मसला आ गया। वो मसला क्या है? मसला ये है, मैं अगले पॉइंट को भी पढ़ नहीं रहा, पढ़ लेता हूँ उसको भी, मुझे पता है वो भी पढ़ा है पॉइंट। मसला ये आ रहा है
कि बुक वैल्यू इस बस की जिस दिन कंपैटिटर आया है उस दिन की बुक वैल्यू 200 है। इस दिन आज अगर हम इसको बाजार में बेचने जाते हैं शहरयार और मैं, तो ये आज 116 रुपये देकर जा रही है बस। लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये 55 और 55 के जो कैश फ्लोज हैं ये आज नहीं है, हाँ ये फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। अगर अब आपने कंपैरिजन करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल और वैल्यू इन यूज का, तो आप इसको 110 नहीं कह सकते। अच्छा दूसरा भी ले ही लें, एक इकट्ठी बात करते हैं। एक और बात उसने की, एट द एंड ऑफ लाइफ, बस अपनी लाइफ के एंड पर यानी दूसरे साल के एंड पर वो 25 रुपए की बिकेगी और उस वक्त 2 रुपए इसको बेच कर आएंगे। यानी अगर हम आज ना बेचें, यूज करें, तो यूज करने के बाद भी 2 साल बाद तो बेचना ही है ना। तो 2 साल बाद जब बेचेंगे तो उस वक्त हमें क्या मिलेगा, 25 माइनस 2 है 23। अब इधर देखो बच्चों, ये 55 जमा 55 110 जमा 23 133 रुपए। क्या मैं कह सकता हूं 133 और 116 कंपेयर कर लें? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लाइक विद लाइक का कंपैरिजन नहीं है। ये 116 आज की फेयर वैल्यू है, इस वक्त अवेलेबल है कि ये अगर बेचे तो इतने पैसे देगी, जबकि इसको इस्तेमाल करें तो अगले 2 साल के अंदर ये 133 रुपए आएंगे। तो ये 133 इस 116 के साथ कंपेरेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, इनको इन कैश फ्लोस को इधर बुलाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना फ्यूचर कैश फ्लोस की। ये बेसिकली वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन है, टेक्निकल। क्या डेफिनेशन है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर। यानी आपने इसको भी इधर ही बुलाना है, 55, जरा तुम भी इधर आ जाओ, इसी डेट पे आओ, 55 तुम भी आ जाओ और 23 तुम भी आ जाओ। ये सब के सब जो हैं ये 31 दिसंबर 15 पे आएंगे, ठीक है। अब 2 तरीके हैं इनको लाने के तरफ, वो भी रिवाइज कर लें, बस सवाल फिर खत्म है, ठीक है। नंबर 1, आप तीनों कैश फ्लोज को असल में ना 2 तरह से डिस्काउंटिंग हो सकती है। मैं जरा अलग से समझा लेता हूं, फिर इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं आगे, ठीक है। वी विल रिसीव ₹160 फॉर 4 ईयर्स, ठीक है जी। और मिसाल के तौर पे ये वो 4 साल हैं। अगली क्लास किस चीज़ की आपकी वैसे? हाँ वो इसीलिए तो आज थोड़ी सी गुंजाइश है। असल में थोड़ा पहला दिन था ना, तो ब्रेक ज़रा लंबी होगी मेरी, शाह लेंदे हैं। बस ये यार थोड़ा सा मेरा दिल है कि ख़त्म कर देना इसको कल, फिर ताकि ये जब आए तो 3 साल निकले, चौथा भी बनाओ। जी अब इधर देखें जी, वो कह रहे हैं कि जी 160 160 160 और 160 ये 4 कैश फ्लोज हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर और रेट साथ में कह रहे हैं जी, रेट 10% है जी भाई, कह रहे हैं 12 कह रहे हैं तो 12 कर लो यार, जो भी कर लो, मुझे क्या कैलकुलेटर नहीं आंसर देना है, मैंने थोड़ा ही देना। अब बच्चों अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हो ऑन ये 1 जनवरी 31 दिसंबर ये एज्यूम कर रहा हूँ 1 जनवरी 2011 पर, तो कैसे निकालोगे? अगर सेम कैश फ्लोज हैं और एक से ज़्यादा हैं और सेम इंटरवल के साथ हैं, तो आप एनवीटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप पागलों की तरह अलग अलग इसको लेकर ना आए तो आंसर सेम ही आना है। 160 को 1 साल पीछे लाएं सिंपल डिस्काउंट करके, 160 को 2 साल, इस 160 को 3 साल, इस 160 को। लेकिन अगर आप सेम कैश फ्लोज हैं, सेम इंटरवल के साथ हैं और एक से ज़्यादा है, मल्टीपल हैं, तो आप एनवीटी का फार्मूला लगा सकते हो। एनवीटी का फार्मूला होता था, कैश फ्लो को लिया इनटू 1 माइनस 1 प्लस आई या आर, मैं आई लिखता होता हूँ, रेज़ टू पावर माइनस एन डिवाइड बाय आई मीन रेट, आप आर कह लें, ठीक है। ये एनवीटी का फार्मूला था, ठीक है। अब इस फार्मूला को अगर आप लगाएं, ओपन कर लें जी, 1 माइनस, अब रेट है 1.12, ये 1 प्लस, 1 मिनट, हाँ 180 160
180 बन गया। अच्छा सुने, ये 1.12 कैसे हुआ, 1 प्लस 12% था, वही 0.12, तो वो प्लस कर दिया, ठीक है, रेज टू पावर। अब यहां पर 4 years है ना, कभी नहीं कहना ये। अभी बेटा इंशाल्लाह IFRS 16 के अंदर तो काम ही यही है डिस्काउंटिंग वाला। ये मंथली भी आएंगे इंस्टॉलमेंट्स, ये क्वार्टरली भी आ रही होंगी, सेमी एनुअल भी, एनुअल भी। तो आपने कभी भी एन को ईयर नहीं कहना, बल्कि ये एन क्या है, जितनी दफ़ा 160 आ रहा है वो नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं बेसिकली, ये याद रखना है, ठीक है। ये एन क्या है, ये बस रिवीजन चल रही है पुरानी बातों की, ठीक है। अभी कल से इंशाल्लाह I38 ऑफिशियली तो शुरू करें, आज ऐसे गपशप लगाइए, ठीक है। तो ये एन क्या है, ये नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं कहना। अगर यही सेमी एनुअल होता, 8 इंस्टॉलमेंट्स होती, तो एन की जगह में 8 लेता, और फिर रेट भी वो देखेंगे इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये एन क्या लेंगे, -4 डिवाइडेड बाय 0.12, तो आंसर इज, ठीक है जी, ये 486 आ गया। अच्छा, अब एक और सवाल भी कर लेते हैं। ये तो हो गया ना जी क्वेश्चन नंबर 1। एक अलग सवाल है, उसके अंदर डिफरेंट सवाल है, उसके अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम कह रहे हैं जी सवाल में कि वी विल रिसीव रुपीज़, लेट्स से 180 एट एंड ऑफ 4th ईयर। रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो आप यहाँ पे भी फिर अब 12% ही ले लें, अब क्या हर दफ़ा नया लेते थे ये। अब इधर देखो बच्चों, 2011, 12, 13, 14 ऐसे ही मैंने बनाए, सिर्फ आपको पक्का कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें ताकि कल को आएँ तो। और वैसे भी ये डिस्काउंटिंग की प्रैक्टिस जितनी हो जाए उतनी अच्छी है। IFRS 16 में तो बहुत ज़्यादा है, फिर IFRS 15 में जाके भी बहुत ज़्यादा है डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो वो कहता है जी कि एंड पे जाके एक ही बार हमें कितने मिलने हैं जी, 180, ठीक है। अब अगर ये सिर्फ एक ही कैश फ्लो है तो फिर पागलों की तरह क्या लग ही नहीं सकता एनवीडी का फार्मूला। अब हमें सिंपल डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर मैं निकालना चाहूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑन यकम जनवरी 2011, तो 180 को 1 + i⁻⁻n बस, ठीक है। तो 180 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर, अब यहाँ पर ईयर्स होते हैं, ये ईयर्स ही होंगे, ठीक है। बोले जी कितने, 1, 2, 3 और 4 साल पीछे लाना है इसको, ठीक है। -4, आंसर इज 114, ठीक है जी। ये तो दो अलग अलग क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर आप एन्युटी वाले को सिंपल डिस्काउंटिंग से करना चाहें तो आंसर उसका भी सेम ही आना है। अब सिंपल डिस्काउंटिंग आपने देख ली ना, कैलकुलेटर पे आप करके देख लो, आप करो 160 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1, करते जाओ, कैलकुलेटर आंसर देगा। कैलकुलेटर उठा लो, कुछ नहीं होता, उठा लो कुछ नहीं होता, उठा लो। आज लेके ही नहीं आया हम तो सर, वहाँ तो ज़हन नहीं था आज पढ़ने का, हमने पढ़ा भी नहीं है, हमने गपशप लगाई है। क्या पढ़ता कौन है? हाँ। पहले दिन कौन पढ़ता है जी? सॉरी यार मैं लेट हो गया था ना ज़रा, कोई बात नहीं, कल से टाइम पे छोड़ेंगे, अगली क्लास अभी टाइम हो गया जी। 160 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -1, इसको एक साल पीछे बुलाया। इसी तरह से प्लस आगे लिख दो, मत जीरो करना। प्लस 160 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -2, प्लस 160 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -3, प्लस 160 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -4। आंसर निकालो। ऑलमोस्ट कोई राउंडिंग का डिफरेंस हो तो, वरना वो भी नहीं होगा, ठीक है, एग्जैक्ट आ गया। तो सिंपल डिस्काउंटिंग भी आप कर सकते हैं, जहां एनवीटी लगता है वहां सिंपल भी लग सकते हैं, लेकिन जहां सिंपल लगता है वहां एनवीटी नहीं लग सकता। ओके, तो ये बस ऐसी थोड़ी सी रिवीजन की हमने, ज़रा डिस्काउंटिंग की, ठीक है। कोई मसला इसमें है तो पूछ लें, इसकी बहुत प्रैक्टिस आएगी इंशाल्लाह IFRS 16 के अंदर। तो हम अपना सवाल कर रहे थे जी, तो मुझे बताएं बच्चों, डिस्काउंटिंग अब आपने कर ली तो वैल्यू इन यूज़ कैसे निकलेगी? इस 55 पे एनवीटी लगा देते हैं और इस 23 पे तो वैल्यू इन यूज मार्कर आए हैं ना नए, कहाँ ये वाले जी, वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं, इधर देखें 55 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, इधर भी 2 है। अच्छा यहाँ से देख के बताया था।
रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 55 का मामला क्लियर हो गया, प्लस 23 आएगा इस पे 1.12 रेज टू पावर, ये सिंपल डिस्काउंटिंग, कभी भी नहीं काम करे मार्कर जी। 111 जी, तो इन दोनों में से हायर क्या है? अच्छा, अब बच्चों आपकी किताबों के अंदर एक एसिड जो है वो 200 पे पड़ा है, जबकि मैक्सिमम जितना मर्जी जोर लगा लें, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, आप किसी भी एसिड से दो तरह के फायदे ले सकते हैं, उसको बेच दें या इस्तेमाल करें, बेच दें या इस्तेमाल करें, बेच दें या इस्तेमाल करें में से मैक्सिमम फायदा बेच कर आ सकता है, वो भी कितना है? अब एक चीज आपकी किताबों के अंदर, अच्छा हम बेच नहीं देंगे, शहरियार को नजर आ रहा है कि फ्यूचर में ये लॉस, देखो ना 200 रुपए एक चीज की अभी कॉस्ट एक्सपेंस बननी थी, उससे मैक्सिमम रिकवरी कितनी होती नजर आ रही है? 116 की, तो फ्यूचर में लॉस नजर आ रहा है। लेकिन क्या शहरियार आपको लगता है कि वो छोड़ देगा मैदान? वो कहे कोई मसला नहीं सर, ये तो मेरा शौक है, मैं अपने इलाके में बस चलाता हूँ, मेरे और बड़े कारोबार हैं, मैं यहाँ से छोड़ नहीं सकता, इसके लिए बैठेंगे नुकसान पे चलाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। जरूरी नहीं कि वो बेच दे, ये ना समझ लेना कि बेचना है हमने, अगर बेचने वाला ऑप्शन अच्छा आ गया तो ठीक है ना, जरूरी नहीं कि बेचेंगे, बस एक डिसीजन मेकिंग कर लेनी है हमने कि ये बेटा अभी मैंने किताबें बंद करवाई हैं, अभी मैंने एंट्रीज करवानी है, बहुत कुछ करना है, अभी आपने खुद ही बताया क्लास कोई नहीं, इसलिए 5 मिनट ऊपर चलेंगे, अभी इंसान बनो, चुप चुप, मुझे रोज़ा लग जाना नहीं। अच्छा जी बच्चों, आपकी किताबों के अंदर एक चीज़ 200 की पड़ी है, मैक्सिमम उसकी औकात ही कितनी रह गई है, तो फिर ये जैसे जैसे इन्वेंट्री कॉस्ट मिसाल के तौर पे 200 की नज़र आ रही होती, तो आप कहते थे फ्यूचर में ये मैक्सिमम रियलाइज कराएगी 120 की चीज़ जो है 110 रुपये, तो आप 110 पे ले आते थे ना, 10 रुपये का NRV लॉस लेते थे, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। आपकी एसिड की कॉस्ट कितनी इस वक्त पड़ी है जो अभी तक एक्सपेंस आउट होनी बाकी है? 200, यानी कि आपके एसिड्स के अंदर आपके एसिड की वैल्यू किताबों में कितनी है? 200, मैक्सिमम उससे कितनी रिकवरी हो सकती है आपको? तो इसको 116 पे लाओ ना, तो 4 रुपये का कितना, 84 रुपये का इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, और अगर मिसाल के तौर पे ये मैंने क्या किया, सबसे पहले बुक वैल्यू निकाली, फिर रिकवरेबल अमाउंट, और फिर इन दोनों के कंपैरिजन से अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर 210 रुपये आ जाता तो इम्पेयरमेंट लॉस ना होता, इम्पेयरमेंट गेन नहीं होता, ठीक है ना, इम्पेयरमेंट लॉस या तो होता है या नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारे सवाल में फिलहाल ये, अब मैं तो कहता हूँ कि 2 मिनट ही लगेंगे, सारी ही लाइफ की एंट्रीज कर देते हैं, ठीक है, 1 मिनट बल्कि लगेगा, 2 भी नहीं लगेंगे, ठीक है। एसिड खरीदा 2013 में, एसिड डेबिट कितने से? 500 से। उसके बाद डेप्रीसिएशन डेबिट, डेप्शन ना करना, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, आगे बात बढ़ी 2000, ऐसे तो पूरा नहीं आना काम, 2014, जरा शॉर्ट कर लेते हैं, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 100, ऐसे दोबारा ना खरीदने लग जाना। फिर जी 2015, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, अब यही वो मौका है ना? अच्छा, फिर तो आराम से आ जाना था, आगे क्या करना था, बस यहीं तक ही करना है काम। चलो अब इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारा, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बिल्कुल डेप्रिसिएशन जैसी होती है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अच्छा, रोज़ा नहीं लग रहा आप लोगों ने, हाँ रोज़ा नहीं लग रहा, आप लोगों ने स्पीड लगाई हुई, चुप करके बैठे, टेंशन दे रहे हैं ना मुझे आप लोग, जल्दी करना सर, पता नहीं घर जाके करना कुछ भी नहीं उन्होंने, घर वाले तो खुश होंगे ने, तुसी नहीं है। अच्छा जी, अब एक्सट्रैक्ट्स बनाए अगर, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा,
बस यार ये ज़रा बात पूरी पूरी लगेगी ना हैं। 2000 ऐसे ही बना लो 13, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप कहेंगे जी पहले इधर आपने 13, 14, 15 उधर लिखना था, बस ठीक है, ज़रा देखो अब इतनी सहूलत दी है ना आज आपको है जी। डेप्रीसिएशन, एक्सपेंस है तो नेगेटिव शो करें, बातें ना करें यार प्लीज़। ये मुझे इस बात वाकई मुझे सच्ची मुच्ची वाला गुस्सा भी आ जाता है, जब मैं बोर्ड की तरफ मुंह करता हूँ बोलते हैं। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस, बैलेंस शीट, कॉस्ट एसेट की पहले साल के एंड पे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 100 थी और 400 पर ये एसेट नज़र आ रहा होगा। फिर कॉस्ट नहीं बदलती, नोट भी बनाऊंगा इंशाल्लाह कल, कॉस्ट नहीं बदलती, ठीक है, कॉस्ट अपनी जगह कायम रही, लेकिन डेप्रीसिएशन 100 की थी, मजीद 100 डेप्रीशिएट होकर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 200 हो गई और 500 ही रहा, मजीद 100 डेप्रीशिएट होकर 300 हो गया, लेकिन ये एंट्री भी तो पड़ी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, आंसर इज 1 तो ये किताबों के अंदर आपकी ये अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, ये पहले कोई नहीं था। तो ये आपकी जो बुक वैल्यू है ये किताबों के अंदर वही नज़र आ रही है जितनी आप चाहते थे, यानी जो आपके एसेट की असल औकात है अब वो उसके ऊपर है, ठीक है। बुक्स लाजमी ले लीजिएगा, होमवर्क यही है जो बस करवा दिया, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। अल्लाह हाफ़िज़।